तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स से उड़ान पे। मेरा नाम है पंकज कपूर। गाइस हमने जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्ड में जो फिजिक्स शुरू की थी, लाइट चैप्टर लास्ट वीडियो वो अपलोड हुई थी। लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देन अगर आपने 11th-12th में फिजिक्स रखी हुई थी तो आपको मालूम होगा ऑप्टिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे टीआईआर के नाम से भी जाना जाता था। 5 से 6 नंबर का ये सवाल पूछा जाता था बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो टीआईआर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। देन हम उसके कुछ एप्लीकेशंस पे आएंगे, जैसे एक मिराज होती है जो ऑप्टिकल इल्यूजन है। डेजर्ट्स में हमने बहुत बार ये सुना है या देखा है, आप में से कईयों ने देखा भी होगा। दूर से हमें लगता है कि कहीं पे पॉन्ड ऑफ वाटर है, तो जब हम पास जाते हैं तो वो होता नहीं है, क्यों हमें उसमें रिफ्लेक्शन ट्रीज की दिखती है, एक भ्रम होता है, और पास जाते समय वो भ्रम हमारा खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को आज हमने पढ़ना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर जो वीडियो के बिहाइंड द सीन्स हैं, जो ब्लूपर्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप सब आपस में करते हैं तो उसे भी शेयर करिएगा। तो उसके रिगार्ड में हमने एक चैनल क्रिएट किए, विंग्स ब्लूपर्स एंड व्लॉग्स। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक एक वीडियो अपलोड हो भी चुकी है वहाँ पे यशोधरा मैम की। तो जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे बिहाइंड द कैमराज वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जैसे अभी 50 के सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले, एक छोटी सी पार्टी ज़रूर रखेंगे हम, तो उसके भी जो एक्सपीरियंस होंगे, व्लॉग्स होंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम शुरू करते हैं। तो आई होप यू आर डन टेकिंग द स्क्रीनशॉट। करते हैं शुरू। देखिए सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुनने में प्रोनाउंसिएशन दोनों की लगभग एक जैसी लगती है, बट अगर बड़ा माइन्यूटली इसे सुना जाए तो पता चलता है कि एक में रिफ्लेक्शन है बट दूसरे में रिफ्रैक्शन है, आर। तो ये डिफरेंस डाल रहे हैं। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि लाइट जो है वो एक ही मीडियम में एक बाउंड्री या एक सरफेस को टच करके वापस आ जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट पहले कोशिश करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की, और जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए उससे वो डिविएट हो जाएगी, उसका रास्ता जो है वो हल्का सा बदल जाएगा। मान लीजिए लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम। बात आती है डेंसर मीडियम क्या है। डेंसर मीडियम हो गया पानी और शहद। मैं इन दो मीडियम्स को रखूं तो पानी दैट इज अ रेयर मीडियम, एंड शहद हनी दैट इज अ डेंसर मीडियम। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं, तो जो घना होगा वो डेंसर हो गया, ठीक है। पानी और हवा में बात करूं तो फिर हवा रेयर और वाटर जो है वो डेंसर। देखा, वाटर डेंसर आया किससे, हवा से, बट वाटर रेयर आया किससे, हनी से। तो कंपैरिजन में ये नाम डलते हैं इनके। तो डेंसर का मीनिंग क्या हो गया, जहां पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज है। रेयर का मीडियम हो गया जहां पार्टिकल्स जो हैं वो आपस से दूर हैं। और ये हमने वेव्स चैप्टर जब पढ़ा था वहां भी बताया था, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, लाइट जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये देखिए ये आ गई इंसिडेंट लाइट, ठीक। यहाँ से लाइट जो है वो जा रही है दूसरे मीडियम में। ये हमने ले लिया डेंसर मीडियम। डेंसर मान लीजिए मैंने ये ले लिया वाटर ले लिया, चलो ये मैंने ले लिया रेयर मीडियम, एयर, हवा ले ली। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। अब मुझे खुद बताओ, क्या लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, क्योंकि इसका पाथ यही है। बट देखो लाइट हुई क्या, यहां से होगी डेविएट और नीचे की ओर बेंड हो गई। यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन इसे नहीं बोलते कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ना। रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम एंड द पाथ ऑफ लाइट गेट्स डिविएटेड। जो रास्ता है लाइट का वो बदल जाता है, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात आती है कि सर आपने फिर दो फिगर्स क्यों बनाई है, तो समझिएगा ये नॉर्मल होता है, मैंने पहले भी बताया, परपेंडिकुलर। देखो इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, हमारी लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी, जिसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
बट जब उल्टा होगा, लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, जानी ऐसे चाहिए थी, बट अब टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो यहां बेंड हो गई। तो इट मींस, मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जो कि ये केस है, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ रहे हो, इससे पास होके आगे गुजरेगी। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है कि सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे अपने रिफ्लेक्शन में पढ़ाए थे वैसे यहां भी तो होंगे, बिल्कुल है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ वो है जो वहां हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, द इंसिडेंट रे, लिखा भी होगा यहां पे, द रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मैंने बताया एक ही प्लेन का मीनिंग किया। अब वो वाले स्टूडेंट्स जिन्हें मुझ समय लगा था एक प्लेन का मीनिंग होता है कि इस तरफ, अब दोबारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये तो लाइट उस तरफ गई है। सेम मीडियम का मीनिंग क्या हो गया, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है नॉर्मल, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। तो जब रिफ्रैक्ट हुई तो इसी प्लेन में जाएगी लाइट, रिफ्रैक्ट बेंड हुई बट जाएगी इसी प्लेन में, या अवे हो जाएगी या टुवर्ड्स हो जाएगी, इसी प्लेन में बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया होगा। अब एक लॉ और है, और आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, उससे किस और नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बोलता क्या है समझ लीजिए। हालांकि इसके आगे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उस पर नहीं जाना आपने, इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। वही नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये वाला, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो ये पॉइंट। अब बात आती है कि सर ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मीनिंग क्या हो गया। क्लियरली आपको ये समझ आना चाहिए, अगर मैं इस एंगल को चेंज करता हूं तो कहीं ना कहीं ये बेंडिंग भी कम या ज्यादा होगी, इट मींस ये एंगल भी चेंज होगा। एंगल आई के चेंज होने की वजह से एंगल आर पे भी फर्क पड़ेगा, और इस तरह से फर्क पड़ेगा कि दोनों की अगर रेशियो ली जाए वो कांस्टेंट आने वाली है, वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपीज़ है, ठीक, और मेरा एक फ्रेंड है उसके पास कुछ भी रुपीज़ नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेरे 10 रुपये में से अगर मैं 1 रुपया उसे दे दूं, ठीक है, तो मेरे पास 9 हो जाएंगे, उसके पास 1, टोटल तो अभी भी 10 नहीं आया। 2 रुपये उसे दे दूं, मेरे पास 8, उसके पास 2, टोटल अभी भी 10 नहीं आया। मीन्स कि एक को चेंज किया, दूसरे पे फर्क पड़ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे, रिफ्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा, और इन दोनों की रेशियो को एक कांस्टेंट बोला जाता है, और इस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और समझ लो पहले यहां लिखा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, that is always a constant for any two media, that is sin I by sin R equals to constant mu, इसे refractive index बोला जाता है। relative क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि comparison हो रहा है, इसी को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। इतना ही मालूम होना चाहिए आपको कि स्नेल्स लॉ बोलेगा तो आपको ये समझ आना चाहिए। अब आपने बहुत बार ये रिफ्रैक्शन खुद भी नोटिस किया होगा, हमें देखा होगा कि जब एक बीकर में एक मैं पेन डालूं तो बेंड दिखता है हल्का सा, जैसे ये मैंने पेन डाला है, हालांकि आना वो स्ट्रेट चाहिए था, बट हल्का सा हमें नीचे दिखता है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट ऊपर से पास हुई और हवा से पानी पे गई ना, और बेंडिंग हुई लाइट की। जब लाइट की बेंडिंग हुई तो उसकी शेडो जो है वो हमें दिखती है। बेसिकली ये शेडो है, रियल में पेन स्ट्रेट ही होगा, ये उसकी शेडो है। क्लियर। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते जो कि है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जब मैं क्लास 12th 11th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है ये समझने में। आप समझिए पहले इसे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो के एंड में आपको ये टॉपिक्स जो है बड़े अच्छे से क्लियर होंगे। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखिए, मैंने आपको जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था मैंने एक बात समझाई थी, रिपीट करता हूँ
मैंने क्या समझाया था आपको कि जब भी लाइट इंटरफेस या बाउंड्री को टच कर रही है, मान लीजिए यहाँ बाउंड्री है, वुडन सरफेस है, कुछ भी, लाइट वापस आती है अपने ही मीडियम में, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट मैंने बोला था 100% लाइट वापस नहीं आती है, कुछ लाइट का पोर्शन जो है वो आगे भी जाता है। मान लो 10% गया, 90% वापस आया। इट मीन्स जब रिफ्लेक्शन होती है उस समय पे भी रिफ्रैक्शन हो रही होती है, बट उसे निगलेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि 10% को नेगलेक्ट माना जाता है 100% के सामने, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहां पे क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझिएगा, बेसिकली बीच में कोई वुडन सरफेस या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे ये पानी है, देखो ये डेंसर आ गया ना, डेंसर हो गया, ये हवा, ये हो गई एयर, वाटर इसके कंपैरिजन में, ये हो गया हमारे पास एयर, ठीक है। तो बेसिकली कोई पानी और हवा के बीच में कोई वुडन सरफेस नहीं है, उन दोनों के बीच में कहीं से कहीं तो ये पानी आके हवा की शुरुआत होगी ना। नदी के ऊपर आप जब देखते हो तो आपको एक पानी दिख रहा है, बेसिकली वो उस सरफेस से नीचे पानी है, ऊपर हवा है, तो उसे इंटरफेस बोला जाता है या बाउंड्री बोली जाती है, ठीक है। अब यहां तो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए लाइट, फिर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? तो इसी को बोला जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी है यहाँ पे, कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं हमने कि लाइट बावजूद इसके कि बीच में कोई शीशा नहीं है, फिर भी लाइट वापस अपने ही मीडियम में सारी की सारी आ जाए, तभी ये टोटल बोला जा रहा है। समझ रहे हो पॉइंट? क्योंकि हमें पता है कि जब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जैसे यहां भी पढ़ेंगे, तो कुछ पोर्शन लाइट का जो है वो रिफ्लेक्ट भी होता है। इस केस में भी बताया, इस केस में भी बताया। तो अब अच्छे से हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। हमने एक सोर्स लिया, ठीक है, सोर्स हो गया जो लाइट को थ्रो करेगा। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये वाटर है, ये एयर है। सोर्स से जब लाइट गई बिल्कुल स्ट्रेट गई तो कोई बेंडिंग नहीं होती, बिल्कुल पास होने के बाद भी वो स्ट्रेट रही। यहां बेंडिंग क्यों हो रही थी? बिकॉज लाइट इंक्लाइंड जा रही थी। आप बीकर में, इसी बीकर में पेन को स्ट्रेट डालोगे, बेंडिंग नहीं दिखेगी आपको। अब मैंने इसको किया हल्का सा बेंड, देखो लाइट बेंड हो गई इसी सोर्स से, और हमें पता है कि जानी वो चाहिए थी स्ट्रेट, बट उसकी डेंसर से रेयर जा रही है। हमने सीखा डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये देखो लाइट जो है यहाँ जानी चाहिए थी, इस नॉर्मल से दूर भागी, बेंड हो गई, जिसे रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैंने इसी एंगल में थोड़ा लाया चेंज, इस लाइट को ऐसे फेंका, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। जब मैंने लाइट को चेंज किया तो ये लाइट भी तो चेंज होगी, ठीक है। मैंने इस एंगल को किया चेंज, पहले ये ऐसे जा रही थी, अब मैंने ऐसे भेजा, बेंडिंग, एंगल देख रहे हो, बढ़ी है, तो बेंडिंग ज्यादा हो गई। इस तरह से बेंडिंग हो गई कि दूसरे मीडियम में नहीं गई लाइट, अब इसी इंटरफेस पे चल रही है लाइट। समझ रहे हो? और यहां जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको समझाया, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, या हमारी रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस पे ही चले, उसी एंगल को बोला जाएगा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल, कि ये लिमिट मिल गई हमें। और अगर अब आपने इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल बना दिया, ये एंगल कौन सा हो गया? क्रिटिकल एंगल। Although this is angle of incidence, but this angle of incidence can also be known as critical angle, because at this angle the angle of refraction becomes 90 degrees. This is not critical angle, because here the angle of refraction is not 90 degrees. This is a critical angle, as the angle of refraction here is 90 degree. And when you make angle of incidence greater than the critical angle, here angle I is greater than angle C, it means मैंने और bend किया, then the light, देखो पहले यहां से बेंड होके यहां आई, अब यहां से बेंड होके वापस अपने ही मीडियम में आ गई, और सारी की सारी राइट नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने बोला ना, रिफ्रैक्शन के साथ हल्का सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, बट इस केस में सारी लाइट वापस आ गई। इसी को बोला जा रहा है टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये टोटली, आप रिफ्लेक्टेड रे बोलो या रिफ्रैक्टेड रे बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक बार मैं क्या करता हूं, क्रिटिकल एंगल और TIR की डेफिनेशंस आपको समझा देता हूं। ऑल्दो हमने ये समझ लिए, वर्ड्स में देखते हैं इन्होंने क्या बोला, और फिर हम रेपिटेशन देंगे इस पूरे को। देखिए, क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो डेंसर मीडियम में बनता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयरर मीडियम में वो 90 डिग्री हो, उसी को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारी रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के ऊपर ही चले, उसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक। TIR की डेफिनेशन, वो फिनोमेना जिसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल, ऐसे एंगल पे ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, क्योंकि रेयरर से डेंसर गई तो नीचे नहीं आएगी, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, टोटली वापस आ गई डेंसर मीडियम में, इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप गाइज अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात आती है कि कुछ नेसेसरी कंडीशंस बताइए सर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है। नेसेसरी कंडीशंस मींस कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, TIR नहीं होने वाला। वो क्या है? पहला, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, मैंने बताया। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी लाइट वापस अपने ही मीडियम में आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया। तो इस तरह से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? क्विक रिवीजन दे दे। लाइट को मैंने स्ट्रेट फेंका, स्ट्रेट गई, हल्का सा बेंड किया, रिफ्रैक्ट हुई नॉर्मल से दूर। क्यों? डेंसर से रेयर जब जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, मैंने सिखाया। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, बेंडिंग और ज़्यादा हो गई, रिफ्रैक्शन वाला एंगल 90 डिग्रीज का बन गया। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलूंगा मैं क्रिटिकल एंगल। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया और लाइट वापस अपने मीडियम में आ गई, इसको बोलेंगे कि TIR हुआ। इस केस में कहीं नहीं, सिर्फ इस केस में TIR पॉसिबल हुआ। नेसेसरी कंडीशंस क्या है? डेंसर से रेयर जानी चाहिए, एंगल I एंगल C से बड़ा होना चाहिए। तो ये था हमारा TIR। अब इन TIR के ऊपर एप्लीकेशंस हैं कुछ, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मीनिंग हो गया, ये नहीं कि डायमंड बड़ा ब्रिलियंट है ना, स्पार्कलिंग। डायमंड बड़ा शाइन करता है, होता है। क्यों करता है? क्योंकि डायमंड के फेसेस में आपने देखा कितने कट्स होते हैं, इस तरह से कट बनाए जाते हैं डायमंड के फेसेस में कि एक बार लाइट एंटर कर जाए, इसमें एंटर होनी चाहिए लाइट, बट अंदर बार बार उसके रिफ्लेक्शंस हो, रिफ्लेक्शन से चमक आती है, लाइट बाहर जा ना पाए और बहुत देर बाद बाहर निकले, और वही हमें चमक दिखाती है। चमक को बोला जाता है ब्रिलियंस, स्पार्कलिंग। ठीक है, स्पार्कलिंग। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR। डायमंड का ब्रिलियंस TIR की वजह से होता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू विच फिनोमिना, तो वो TIR हो गया। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने क्या बताया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी और शहद, दोनों में से घनी कौन सी चीज़ है? शहद। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो शहद का ज़्यादा होगा पानी से। शहद और पत्थर, दोनों में घना कौन है? ऑब्वियसली स्टोन, पत्थर। पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है कि वो टूट ही नहीं सकता। शहद को तो हम बिखेर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा शहद और पत्थर के केस में शहद इज, ये शहद है, शहद इज रेयर, पत्थर इज डेंसर। पत्थर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि होता ना कितना स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट सबस्टेंस बोला जाता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, उसका क्रिटिकल एंगल होता है स्मॉल। एक फॉर्मूला भी है हमारे पास जो यहाँ से डिराइव किया जाता है, आपको डिराइव नहीं करना, समझना है। म्यू इक्वल्स टू 1/sin IC। IC क्या हो गया? यही एंगल C, क्रिटिकल एंगल।
आपको कुछ नहीं समझना, ये सोचो कि क्या इनवर्स रिलेशन है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और IC एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल है उसमें। तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, इनवर्स रिलेशन है ना। तो इसलिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था तो क्रिटिकल एंगल इसके लिए क्या हो जाएगा, कम। और जब हम लाइट को डायमंड पे फॉल करवाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा हूं, तो ऐसे एंगल पे हम फॉल करवाएंगे कि वो क्रिटिकल एंगल से हो जाए ज्यादा। मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो यहां आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मान लो ये कोई मैंने ऐसे ही डायमंड बना दिया, ठीक है। कर्व सरफेसेस तो नहीं होते, कट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई डायमंड बना दिया मान लो, तो या फिर मैं ऐसा करता हूं, ट्रायंगल की शेप में बना देता हूं। जस्ट ए सेकेंड, ऐसे भी रहने देते हैं। मान लो ये कुछ डायमंड की शेप है, ठीक है। ट्रायंगल है, मान लीजिए डायमंड है, बड़े कट्स बने हैं। लाइट एक बार एंटर कर जाएगी, बट बाद में क्या होगा, अंदर ही अंदर वो घूमती रहेगी और फिर एक केस में बाहर आ जाएगी और इसकी वजह से स्पार्किंग होगी। तो हम ऐसे एंगल पे गिराएंगे, किस एंगल पे गिराएंगे, जो कि पहले तो एंटर कर गया अंदर, बाद में इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। लाइट जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में, क्योंकि डायमंड घना है, हवा रेयर है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉल होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, लाइट बाहर नहीं जाएगी, अपने ही मीडियम में आ जाएगी। इधर भी ऐसा होगा, अपने ही मीडियम में। तो करते करते अंदर ही रहेगी, किसी एक केस में बाहर आ जाएगी। समझ रहे पॉइंट? अब यहां पे TIR नहीं होगा कि यहां पे ही लाइट अपने मीडियम में है ना। क्यों TIR नहीं होगा समझिएगा, क्योंकि TIR की पहली कंडीशन है डेंसर से रेयर जाना चाहिए। यहां पे तो हवा है, एयर, और यहां पे है डायमंड, और एयर तो रेयर है। रेयर से जब डेंसर में जाती है तब TIR नहीं होता, जब डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी TIR तब होता है। कंडीशंस मैंने बताई आपको। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया हो। तो फेसेस ऑफ डायमंड्स को इस तरह से कट किया जाता है कि लाइट एक बार एंटर कर जाए, क्रिस्टल सफर करे बार बार TIR मल्टीपल टाइम्स, और इस तरह से डायमंड स्पार्कल करता है। फिर आती है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। कुछ प्रिज्म्स भी होते हैं। प्रिज्म क्या होता है, वो ट्रायंगुलर शेप्ड फिगर, आपने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा उस पर, ऐसी शेप का। आइसोसेलेस का मीनिंग होता है कि जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। ये देखो, ये साइड और ये साइड बराबर, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। 45, ये भी एंगल 45 का, ये भी 45 का, ये 90 का। इसी को टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं। समझो सेम वही हो रहा है। लाइट पहले एंटर कर गई, कोई एक सबस्टांस है, उससे लाइट जा रही है आगे। यहां TIR नहीं होगा, डेंसर से रेयर नहीं, रेयर से डेंसर जा रही है, यहां नहीं होगा। बट जब यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगी, ये डेंसर है, ये रेयर है, कंडीशन सेटिस्फाई, लाइट अपने ही मीडियम में वापस आई। इधर TIR हुआ बट यहां नहीं हुआ TIR, तो लाइट बाहर आ गई। तो इस केस में हमारा कितने डिग्री का चेंज आया लाइट में, 90 डिग्री का। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। हालांकि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टॉपिक था वो स्नेल्स लॉ वाला था, रिफ्रैक्शन होती क्या है और TIR को थोड़ा समझना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे सवाल पूछे जा सकते हैं, TIR की डेफिनेशन पे पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको क्लियर कट साफ शब्दों में बता दूं, सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, RRB NTPC देना है आपने साइंस, जिस JK SSB JK PSC, मान लो आपने KS का एग्जामिनेशन देना है, और इसमें से 3 सवाल KS में आए थे 2016 के फिजिक्स सेक्शन में। बच्चे फिजिक्स भी लेते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबसे वाकिफ़ हैं। बट ऐसा भी होता है आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स ले सकते हो जिस पे आपने मास्टरी की हुई है। मान लो आपने PhD फिजिक्स में किया है, तो यू कैन टेक फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। 2016 में लिया हुआ था। तो ये सवाल उसमें पूछे गए हैं। TIR पे 2-3 सवाल पूछे गए। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जो हमने नया क्रिएट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।